बच्चों हमने कल चैप्टर समझ लिया था सारा, जिसका नाम है एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले जो इसके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो करेंगे और फिर हमें टाइम रहेगा तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो पेज 63 पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, कल जो चैप्टर समझा था हमने, आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। जो बूढ़ा फार्मर था वो बहुत अच्छा आदमी था। व्हाट एविडेंस of his kindness do you find in the first two paragraphs? आंसर देखो यहाँ पे जो इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। जो बूढ़ा आदमी था वो एक काइंड आदमी था, अच्छा आदमी था। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। तो उसकी अच्छाई का क्या सबूत मिल रहा है आपको, मतलब आपने देखा कि वो अच्छा आदमी था, पर क्या किन बातों से आपको पता लगा कि वो अच्छा आदमी था। सो कैसे पता लगा। सो पहले पैराग्राफ में ऐसे लिखा हुआ है कि जो ओल्ड फार्मर है वो डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता था, ठीक है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ it is written that the old farmer treated the dog like his own child. Treated the dog as his own child. He will feed the dog. He will feed the dog small pieces of fish with his own chopsticks. वो अपने मतलब चॉपस्टिक्स, अपने जो उनका स्पून जैसा होता है, वो जो बाम्बू स्टिक्स होती है, उनसे वो उसको खिलाता था। एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड। फिर ये पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। द सेकेंड पैराग्राफ सेज दैट द ओल्ड फार्मर, द सेकेंड पैराग्राफ shows that to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. Turn up the surface these evidences prove that
he is a kind person। ठीक है कि ये बुरा आदमी, ये जो आदमी था वो काइंड था, अच्छा आदमी था। कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वो अच्छा आदमी है। व्हाट एविडेंस, क्या सबूत है उसकी अच्छाई का। पहले के 2 पैराग्राफ्स पढ़ के बताओ। इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग एज हिज ओन चाइल्ड। पहले पैराग्राफ में ऐसे दिखाया है कि वो जो फार्मर है, वो उसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करता था। He will feed the dog small pieces of fish with his own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted। वो उसे खिलाता था छोटे छोटे फिश के पीसेस अपनी चॉपस्टिक से, और उसे बॉइल्ड राइस भी देता था जितना उसे चाहिए। और सेकंड पैराग्राफ क्या दिखा रहा है, तो सेकंड पैराग्राफ शोज दैट टू प्रोवाइड फूड टू द बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए द ओल्ड फार्मर विल ऑफन टर्न अप द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। मतलब बर्ड्स खाना खा पाए, वो बर्ड्स को खाना कहाँ देता था, अपने फील्ड के सरफेस पे ही। तो वो जब बर्ड्स ऐसे चुगती थी ना दाना, तो उससे उसका सरफेस, फील्ड का सरफेस खराब, मतलब खेती करने में तकलीफ होती होगी, तो भी वो उनको खिलाता था खाना। ठीक है, भले उसका जो फील्ड का सरफेस खराब हो रहा था तो भी वो खिलाता था। सो ये 2 कारण है कि भाई दिखाते हैं कि ओल्ड फार्मर अच्छा आदमी था। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ओल्ड फार्मर ने डॉग को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया और वो उसको खिलाता था छोटे छोटे फिश के टुकड़े, और उसको बॉइल्ड राइस भी खिलाता था। और सेकंड पैराग्राफ दिखाता है वो बर्ड्स को दाने डालता था, और भले पूरा ग्राउंड खराब हो जाए तो भी वो उनको दाने डालता था। ठीक है, इससे वो दिखाता है कि वो कितना अच्छा आदमी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? अब उस कुत्ते ने क्या किया, अपने मालिक को छुपे हुए सोने तक ले जाने के लिए क्या किया। What did the old dog do to lead the farmer to the hidden gold? ठीक है, छिपे हुए सोने के पास ले जाने के लिए क्या किया उसने, डॉगी ने। डॉग का नाम याद है आपको, डॉग का नाम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है डॉग का नाम। ठीक है, सो डॉग का नाम था मूको, MUKO, मूको। ठीक है, इन्होंने पूरी स्टोरी में डॉग डॉग लिखा है, पर मूको उसका नाम था। MCQ में आ सकता है कि डॉग का नाम क्या था, मूको। ठीक है, अच्छा क्या किया डॉग ने उसको ले जाने के लिए, छिपा हुआ सोना दिखाने के लिए। सो द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर। वो क्या किया, वो भागता भागता फार्मर के पास आया। द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर। ठीक है, डॉग भागता भागता फार्मर के पास आया। इट केप्ट हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड विद इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ स्पॉट बिहाइंड हिम। उसने अपने पंजे उसके पैर पे रखे और पैर के बाजू में रखे, और वो अपने सर से उसको घड़ी घड़ी दिखा रहा था कि वहां चलो। ठीक है, इट केप्ट हिज पॉज, पॉज मतलब पंजे। इट केप्ट इट्स पॉज, वो अपने पंजे। ठीक है, इट कैप्स इट्स पॉज, इट कैप्स हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स। It kept his paws against his legs and उसने अपने पंजे उसके लेग के बाजू, एंड विद इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग, और अपने सर से उसको दिखा रहा था। एंड विद इट्स हेड इट केप्ट ऑन डायरेक्टिंग With its head, it kept on directing towards a spot behind him.
towards a spot behind him. ठीक है, उसने क्या किया, उसको मतलब वो घड़ी घड़ी पीछे मुड़ के स्पॉट दिखा रहा था. द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग. वो ओल्ड मैन ने पहले डॉग को क्या किया, इग्नोर. ठीक है, द ओल्ड मैन ने पहले उसको इग्नोर किया. ओल्ड मैन इग्नोर द बट इट केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू but it kept on winning and running. But it kept on winning and running. ठीक है, तो वो विन करता रहा, रन करता रहा, टू एंड फ्रो until the farmer followed it to the spot. Until the farmer followed it to the spot. क्या बोल रहा है कि भाई what did the old dog do to lead the farmer to the hidden gold? छुपे हुए सोने के पास ले जाने के लिए डॉग ने क्या किया, तो what did the dog do to lead the farmer? What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? The dog came running towards the farmer. पहले दौड़ता दौड़ता फार्मर के पास आया. It kept his paws against his legs. उसने अपने पंजे आके उसके बाजू में रख, मतलब अपने पंजे उसके पैर के बाजू में रखे. And with its head it kept on directing towards a spot behind him. और वो डॉग अपने सर से इशारा कर रहा था कहीं कुछ दिखाने का. The old man initially ignored the dog. शुरू में जो ओल्ड मैन है उसने इसको इग्नोर किया, डॉग को नजरअंदाज किया. But it kept on winning and running to and fro. पर वो डॉग क्या है, इधर उधर मतलब भटकने लगा, घूमने लगा. Until the farmer followed it to the spot. जब तक फार्मर ने उसका पीछा नहीं करना चालू किया तब तक वो गोल गोल घूमता रहा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3. क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3. अच्छा, ये वाले जो देखो पूरी स्टोरी में एक मतलब जापानीज टेल है. जापानीज टेल्स मोस्टली ऐसी ही होती हैं, कुछ ना कुछ एंडिंग इनकी, और इनमें बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी मतलब मानवता दिखाई गई है. टारोज वाली स्टोरी थी, टारो वाली, उसमें भी आपने देखा होगा ह्यूमैनिटी, भाई माँ बाप की सेवा. इसमें भी देखो मतलब इसमें एनिमल के लिए और काइंडनेस, मतलब ये जो स्टोरीज है वो आपको एक इंसानियत के बारे में दिखा रही है. ठीक है, आपने जो भी स्टोरीज पढ़ी है जापान की. क्वेश्चन 3, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग help the farmer first? Second, how did it help him next? देखो, स्पिरिट ऑफ द डॉग ने फार्मर को पहले कैसे मदद की, मतलब स्पिरिट का मतलब आत्मा, कुत्ते की आत्मा ने फार्मर को पहले कैसे मदद की, मुको की आत्मा ने, और फिर दूसरी बारी कैसे मदद की. पहली बारी डॉग ने कैसे मदद की और दूसरी बारी कैसे मदद की. ठीक है, सो पहली बारी कैसे मदद की, पहली बारी द स्पिरिट केम इन एंड आस्क्ड हिम टू चॉप द फाइन ट्री, मेक मॉर्टर एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट. ठीक है, पहले तो उसने बोला कि जिस पाइन ट्री पे मैं मरा हूँ उसको जाके काट और उससे मॉर्टर और मिल बना. ठीक है, सो पहली बारी ऐसे मदद की. आंसर,
पहला बारी कैसे और दूसरी बारी कैसे? तो पहली बारी, द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम, द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम। ठीक है, वो जो कुत्ते की आत्मा थी उसके सपने में आई, द स्पिरिट ऑफ केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री and first asked him to chop the pine tree। ठीक है, पहले उसने उसको बोला कि वो पाइन ट्री काट दे। asked him to chop the pine tree and make mortar and hand mill out of it, और उसमें से mortar और hand mill बनाए। and make mortar and hand mill out of it। mortar मैंने आपको बोला था ना, कूटने के लिए आपके घरों में होगा बारीसा, आपकी मम्मा में लहसुन अदरक ऐसे कूट कूट टक टक बहुत आवाज आती है। ठीक है, मम्मा कूटती है ना, ऐसे कूटती रहती है। ठीक है, सो वो mortar होता है, और hand mill मतलब हाथ से चलाने वाली मिक्सी, वैसा समझ लो। ठीक है, with the mortar and mill it gave farmer heaps of gold। with the mortar and mill it gave farmer heaps of gold। ठीक है, मोटर और मिल से उसको क्या मिले? बहुत सारा गोल्ड मिल गया। ठीक है, सेकंड है, The dog spirit again came in for the second time to collect ashes। दूसरी बारी फिर से आया सपने में और उसको बोला कि ये उसके ashes मतलब राख जला दिया था ना वो खराब लोगों ने, तो उसकी राख लेके आओ उनके घरों से। The came again in the farmer's dream and told him to collect ashes of, उसने क्या बोला? ashes लेके आ। ठीक है, और ashes of mortar and mill The dog spirit came again in the farmer's dream। वो जो कुत्ते की आत्मा है फिर से उसके सपने में आई and told him to collect ashes of mortar and mill, और उसको क्या बोला कि तू mortar और mill के ashes collect करके, ashes मतलब राख collect करके आ। and फिर क्या बोला कि भाई वो collect करके आ और क्या कर उसका, और जो भी तेरे सूखे हुए प्लांट्स हैं सब उस पे छिड़क दे, तो तेरे जो सूखे हुए प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? तेरे सूखे हुए प्लांट्स फिर से खिल जाएंगे। ठीक है, mortar and mill and sprinkle it on the withered trees। mortar and mill and sprinkle it on the withered trees। ठीक है, मतलब तेरे जो मुरझा गए हैं ट्रीज उन पे स्प्रिंकल कर, एंड स्प्रिंकल इट ऑन द withered trees and they will blossom, और वो खिल उठेंगे। and they will blossom। ठीक है, the farmer did this in front of the डेमियो, और उसने फार्मर ने ये किसके आगे किया? राजा के आगे किया। ठीक है, लैंडलॉर्ड, राजा नहीं लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार। ठीक है, राजा नहीं, डेमियो मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड। ठीक है, कोई पूछे डेमियो का मतलब तो लैंडलॉर्ड। ठीक है, द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ डेमियो, फार्मर ने किसके आगे किया? डेमियो के आगे किया। एंड वॉज अवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, एंड
एंड वॉज अवॉर्डेड विद गिफ्ट्स। ठीक है, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले डेमियो से। डेमियो का मतलब लैंडलॉर्ड, जमींदार। ठीक है, तो डॉग्स स्पिरिट, पहले स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम। जो डॉग की स्पिरिट थी वो फार्मर के सपने में आई। स्पिरिट मतलब आत्मा। एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री, उसको बोला वो पाइन ट्री जाके काट दे और उसमें से मोटर और हैंडमिल बना। इस मोटर और मिल से उसने फार्मर से, डॉग ने ये उसको मोटर मिल बनाने के लिए बोला और उसकी मदद से उसको बहुत सारा गोल्ड दे दिया डॉग ने। द डॉग स्पिरिट केम अगेन इन द फार्मर्स ड्रीम, और डॉग की आत्मा फिर से उसके सपने में आई। एंड टोल्ड हिम टू कलेक्ट एशेस ऑफ वाटर एंड मिल्क, और उसको बोला कि वो राख पड़ी है वाटर एंड मिल्क की, वो ले आ और तेरे विदर्ड मतलब सूखे हुए ट्रीज पे डाल दे। दे विल ब्लॉसम, ब्लॉसम मतलब वो खिल उठेंगे। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ डेमियो, और उस फार्मर ने ये चीज किसके आगे की? लैंडलॉर्ड के आगे, डेमियो के आगे की। और वो डेमियो खुश हो गया क्योंकि पूरे फूल उस पे गिरे, और वॉज अवॉर्डेड विथ गिफ्ट, इसलिए उसको गिफ्ट मिला। मतलब फार्मर को बहुत सारे गिफ्ट मिले डेमियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? ठीक है, दोनों ने काम सेम किए थे। उस बूढ़े अच्छे आदमी ने भी वही काम किया था, उसने राख छिड़की थी ट्री पे। बुरे आदमी ने भी राख ही छिड़की थी, पर डेमियो ने एक को रिवॉर्ड दिया और दूसरे को मार ही डाला। ऐसे क्यों किया? सो फोर्थ, why did the daimyo reward the farmer? डेमियो ने फार्मर को क्यों रिवॉर्ड किया? बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट। ठीक है, एक को रिवॉर्ड दिया और दूसरे को पनिशमेंट दिया, ऐसा क्यों? सो आंसर, द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द एश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम। ठीक है, फार्मर ने क्या किया था? वो जो राख है अपने सूखे हुए चेरी ट्री पे डाली थी और वो खिल उठा था। ठीक है, द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड the ash over his withered cherry tree and it blossomed। फार्मर ने क्या किया? वो जो राख थी उसने अपने चेरी ट्री पे डाली और वो खिल उठा। डेमियो was pleased seeing the miracles, डेमियो खुश हो गया ये देख के। डेमियो was pleased to see this, ये देख के डेमियो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। ये जो जादू देख के डेमियो खुश हो गया और उसने रिवॉर्ड किया। ठीक है, एंड ही रिवॉर्डेड द फार्मर, एंड ही रिवॉर्डेड द काइंड फार्मर, अच्छे वाले फार्मर को उसने रिवॉर्ड मतलब गिफ्ट दिए, पैसे दिए। ठीक है, तो ये अच्छे वाले। Why did the daimyo reward the but punish? अब उसके नेबर के साथ क्या हुआ? So his neighbor poured the ash over the cherry tree, but nothing happened to the tree. His neighbor poured the ash, poured मतलब डालना, poured the ash over the cherry tree, मतलब उसने क्या किया? जो चेरी ट्री था उसके ऊपर राख डाली। poured the ash over the cherry tree but nothing happened to the tree, पर उस ट्री के साथ कुछ भी नहीं हुआ। but
nothing happened to the tree, पर उस ट्री के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, but nothing happened to the tree, ठीक है। उसकी जगह क्या हो गया, fine particles ash entered the eyes of Damio and his wife. Fine particles of ash entered the eyes of Damio and his wife, ठीक है। वो जो पार्टिकल्स थे डेमियो और उसकी वाइफ के आंखों में घुस गए थे, ठीक है। Damio and his wife, ठीक है। फिर they began to sneeze and cough, तो वो आंखों में वो ऐश है ना, उनके वो राख उनके आंखों में चली गई और फिर उनके नाक में चली गई, उनके गले में चली गई, नाक में चली गई, तो उनको छींकें आने लगी, मतलब स्नीज करने लगे, और उनको खांसी आने लगी, मतलब कफ भी करने लगे, ठीक है। They began to sneeze and cough. They began to sneeze and cough, ठीक है। वो खांसने लगे और छींकने लगे। This spoiled the splendor of the procession, और मतलब इसकी वजह से जो प्रोसेशन जा रहा था, जो राजा की वो सारा झुंड जा रहा था, उसको पूरा मतलब पूरा मजा ही किरकिरा हो गया, ठीक है। This spoiled the splendor of the procession. This spoiled the splendor of the procession, ठीक है। तो इसकी वजह से जो प्रोसेशन था, वो प्रोसेशन जा रहा था, वो जो राजा का पूरा वो झमघट जा रहा था, उसके पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। स्प्लेंडर मतलब वो जो पूरा मजा था वो किरकिरा। प्रोसेशन मतलब वो झुंड, राजा का झुंड, जो ट्रेन जा रही थी राजा की। ट्रेन का मतलब भाई नहीं, एक राजा नहीं, सॉरी, लैंडलॉर्ड। डेमियो मतलब लैंडलॉर्ड। जापान मतलब लैंडलॉर्ड की वैल्यू राजा जितनी ही थी उस टाइम। तो डेमियो जा रहा था, तो डेमियो की ट्रेन मतलब भाई पहले समझो घोड़ा गाड़ी, फिर गुल्लक कार्ट, ऐसे मतलब उसका पूरा काफिला जा रहा था। प्रोसेशन या ट्रेन का मतलब उसका काफिला, उसका पूरा ग्रुप जा रहा था, ठीक है। सो दिस स्पॉइल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेबर वाज पनिश्ड बाय मैन ऑफ द एंड सो द नेबर was punished by the daimyo's men, ठीक है। डेमियो के आदमी ने उसको पनिश किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी हम देखेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज है। ठीक है, वर्किंग विद लैंग्वेज ये तो काम का नहीं है। पेज नंबर 64 पे कुछ काम का नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 65 पे है। पेज नंबर 65। अच्छा, पेज नंबर 64 पढ़ना। 65 पे ऐसे 7 लाइनें बनी हुई है। आप वो टेक्स्ट बुक में, आप
आपकी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ही कंप्लीट करना। पेज नंबर 65 आपकी एनसीईआरटी में, पेज नंबर 65 पे ये 7 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये 8 लाइनें आपको करनी है, 7 लाइनें सॉरी। इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। पेज नंबर 65 है ये। 64 पे लास्ट में एक पैराग्राफ बना हुआ है, एक पैराग्राफ बना हुआ है, उसको क्वेश्चन। सो पहला लाइन है, उस पैराग्राफ की पहली लाइन है। आप पेज नंबर 64 पे लास्ट पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 64 पे ये वाला लास्ट पैराग्राफ देखो और यहाँ एक एक लाइन पढ़ो, फिर एक एक क्वेश्चन बनाओ। पहली लाइन है अनिल इज इन स्कूल, अनिल स्कूल में है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर इज अनिल, ठीक है। अनिल कहाँ है, वेयर इज अनिल, वेयर इज अनिल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आई एम इन स्कूल टू अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, अनिल कहाँ पे है, लेफ्ट रो पे है। अच्छा, आपको क्वेश्चन किसके बनाने हैं, जो थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इटैलिक्स मतलब थोड़ा इटैलिक्स है ना, ऐसे अलग सी ऐसे आपको दिखेगी, ऐसे अलग सी राइटिंग होगी, ठीक है। उनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो दूसरी लाइन इटैलिक्स में नहीं है। अभी तीसरी लाइन अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, ठीक है, वो इटैलिक्स में है, तो उसका बनाओ। So, where is Anil sitting? Which row he is sitting in? Which row he is sitting in? फिर नेक्स्ट है, फिर he is reading a book, देखो वो भी थोड़ा इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तो what is he doing? What is he doing, ठीक है, वो क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट है अनिल फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकेंड रो, अनिल का फ्रेंड सेकेंड रो में सिट कर रहा है। सो वेयर इज अनिल फ्रेंड सिटिंग, वेयर इज अनिल फ्रेंड सिटिंग। नेक्स्ट है What is his friend he is sharpening his pencil, उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, शार्पनिंग कर रहा है पेंसिल की। So what is his friends doing? What is his friend doing? उसका दोस्त क्या कर रहा है। नेक्स्ट है who's writing on the blackboard, ब्लैक बोर्ड पे कौन लिख रहा है। अच्छा, इसका आंसर लिखा हुआ है द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो टीचर का आंसर क्या बनेगा, हु इज राइटिंग, ठीक है, हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। जो इटैलिक्स में ना उसी के क्वेश्चन बनाने हैं। इटैलिक्स बताए ना, थोड़ा सा ऐसे स्टाइल अलग होगा लिखने का, उन्हीं लाइनों के क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर लिखा हुआ है, आपको उनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो लिखा हुआ है सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, ठीक है, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके 7 क्वेश्चंस उन 7 इटैलिक्स वाले पढ़ के बने, ठीक है। ये आप पेंसिल से ही करना, आपकी टेक्स्ट मतलब आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी में ही कर देना, ठीक है, उसके लिए फिर आप अलग से मत लिखना। अच्छा, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 आपकी एनसीईआरटी में पेज 65 पे। क्वेश्चन 2, राइट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग, मतलब क्वेश्चन लिखो, व्हेन, हाउ, हु, वेयर, वैसा जैसा सेट वो लिखो। सो फर्स्ट है नेहा वाला, नेहा ब्लैंक डिड यू गेट दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग। नेहा क्या बोलती है, नेहा बोल रही है ब्लैंक डिड यू गेट दिस बुक, किताब
किताब मिली ऐसा कुछ बोल रही है, और शीला बोल रही है यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह मिली थी। तो क्या पूछा होगा, नेहा ने क्या पूछा होगा, नेहा ने क्वेश्चन क्या किया होगा इसको, व्हेन। नेहा ने क्या क्वेश्चन किया होगा, व्हेन। ठीक है, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, नेहा ने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, तभी तो उसने आंसर किया होगा कि मेरे को कल मिली। ठीक है, सो ये आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं ये रब कर लेती हूँ। ठीक है, फालतू में फिर आई एम रबिंग इट। सो नेहा ने जो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो बोल रही है यस्टरडे मॉर्निंग मिली, मतलब कल सुबह। तो कल सुबह तो टाइम हो, और टाइम के लिए क्या यूज होता है, व्हेन। हम पूछते हैं ना कि हम पूछते हैं व्हेन विल यू कम टू माय हाउस, तू मेरे घर कब आएगी। ठीक है, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाओगे। तो कब, तो इसलिए यहाँ पे यस्टरडे मॉर्निंग आंसर है। सो आंसर क्या होगा, व्हेन डिड, तो व्हेन होगा। नेहा वाले ब्लैंक में क्या लिखोगे, नेहा वाले ब्लैंक में नेहा वाले ब्लैंक में व्हेन होगा। ठीक है, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, व्हेन डिड यू ठीक है, फिर से नेहा क्या क्वेश्चन पूछ रही है, ब्लैंक इज योर सिस्टर क्राइंग शीला बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल। अब बिकॉज आया, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो क्योंकि कब आता है, वाई। ठीक है, वाई क्वेश्चन होता है, वाई इज योर सिस्टर क्राइंग, वाई इज योर सिस्टर क्राइंग, तुम्हारी बहन क्यों रो रही है। फिर नेक्स्ट है नेहा, ब्लैंक रूम इज दिस, योर्स और हर्स, कि ये रूम किसका है, तुम्हारा कि उसका। सो इट्स अवर्स, ये हमारा है। तो क्या, कैसे, ये रूम किसका है, तो क्या लिखोगे, whose, WHOSE, whose रूम इज दिस। ठीक है, whose आएगा यहाँ पे लास्ट वाली ब्लैंक में। ये आप टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा पेंसिल से करना। ठीक है, फालतू में नोटबुक में लिखने की कोई जरूरत नहीं। ब्लैंक डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो कैसे मतलब हाउ। ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, नीचे वाला आंसर देख के आपको पता लग जाएगा क्या आना चाहिए, हाउ डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, सो इस तरह से आप ऐसे चारों क्वेश्चन सेटअप कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ये भी क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चन बाय व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा इंट्रोगेटिव समझाया था, सो थोड़ा सा वो ध्यान रखना। टेंसेस में भी थोड़ा सा समझाया था, अभी टेंसेस खैर हमारा बाकी है। अच्छा क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 fill in the blanks with the words, पेज नंबर 65 पे fill in the blanks, क्वेश्चन 3। ये हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सो आंसर आप उसको हिंदी में समझ के या गुजराती जो आपकी लैंग्वेज है उसमें समझ के ट्राई करना। ठीक है, सो पहला वाला है क्वेश्चन 3, fill in the blanks। कहाँ है ये, पेज 65 पे। फर्स्ट, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, मेरे फ्रेंड की केमिस्ट्री बुक गुम हो गई। नाउ ही डजंट नो ब्लैंक टू डू एंड ब्लैंक टू लुक फॉर इट। देखो इसका मैं हिंदी बताती हूँ। मेरे दोस्त की केमिस्ट्री की किताब गुम गई, अब उसे पता नहीं कि वो क्या करे, और लुक फॉर इट मतलब ढूंढे, कहाँ ढूंढे, तो क्या मतलब व्हाट, कहाँ मतलब वेयर। ठीक है, सो व्हाट और वेयर सेट होंगे यहाँ पे, व्हाट और वेयर। सेकेंड,
There are so many toys in the shops. Nina can't decide blank one to buy. शॉप्स में बहुत सारे खिलौने हैं, नीना को पता नहीं कि कौन सा खरीदे, ठीक है, कौन सा वाला खरीदे, तो विच, ठीक है, विच वन टू बाय। अच्छा, अब कौन सा आप लिखोगे, हु लिखे भाई मैम, कौन तो हु, पर देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टॉयज की। टॉयज चीज होती है, वस्तु होती है, तो वस्तु के लिए विच आएगा, हुज या हु नहीं आएगा, क्योंकि हुज हु तो मतलब जिसमें जान होती है उस पे आता है भाई, इंसान में आएगा, कुत्ते पे आएगा, पर यहाँ तो वस्तु है, टॉय है, तो विच आएगा, विच वन टू बाय। सो क्वेश्चन 2 होगा विच। थर्ड, You don't know the way to my school. तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता। Ask the policeman blank to get there. तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता, पुलिसमैन से पूछो वो तुम्हें पहुंचा दे। तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता, पुलिसमैन से पूछो कि वहां कैसे जाएं। कैसे मतलब हाउ, कैसे जाएं, हाउ। फोर्थ, You should decide soon blank to start building your house. तुम जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम्हें तुम्हारा घर कब बनवाना है। कब मतलब when. तुम्हें तुम्हारा घर कब बनाना है, when. Fifth, do you know blank to ride a bicycle? I don't remember blank and blank I learnt it. तुम्हें पता है blank to ride a bicycle, बाईसाइकिल कैसे, कैसे, how. How to ride a bicycle, कैसे मतलब how। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट, I don't remember blank and blank I learned it. मुझे पता ही नहीं है मैंने इसको कब और कैसे सीखा था, कब और कहाँ सीखा था। When and where I learned it. मैंने इसको कब और कहाँ सीखा था, मुझे याद ही नहीं। Sixth, You should know blank to talk and blank to keep your mouth shut. The teacher advised Anil. अनिल को टीचर ने एडवाइस किया, You should know blank to talk. तुम्हें पता होना चाहिए कि बात कब करनी है, when to talk. टीचर ने क्या बोला अनिल को, तुम्हें पता होना चाहिए कि बात कब करनी है, when to talk and where to keep your mouth shut. और कहाँ तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है, कब बोलना है और कहाँ मुंह बंद रखना है, वेयर। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, add im or in to in each of the following words and use them in the place of italicized word in the sentences given below, ठीक है। सो अभी इतना सारा तो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल खाली इनका वो कर लो, ठीक है। सबसे पहले है पेशेंट। पेशेंट का ऑपोजिट क्या होता है, इम्पेशेंट, ठीक है। पहले सबका ऑपोजिट लिख लेते हैं, इम इन लगा के, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट है क्वेश्चन 4, पहले इनका ऑपोजिट लिख लेते हैं, ये आपको नोटबुक में करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट का ऑपोजिट क्या होगा, इम्पेशेंट। प्रॉपर का इम्प्रॉपर। पॉसिबल का इम्पॉसिबल। सेंसिटिव का इनसेंसिटिव। और कॉम्पिटेंट का इनकॉम्पिटेंट। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे वर्ड्स आपको इसमें एक एक में डालने हैं। फर्स्ट वाले में कौन सा, फर्स्ट वाला सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ वी वर्क हार्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल। तो पहले वाले में क्या आएगा, इम्पॉसिबल। कह रहा है वो वेरी डिफिकल्ट लिखा हुआ है ना वो सेंटेंस में, द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट। पेज 66 की बात कर रही हूँ मैं, ये पेज 66 की बात कर रही हूँ, ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा। देखो पहली लाइन है, लिखा हुआ है द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट। वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट, वेरी डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल होता है, तो इसमें से इम्पॉसिबल कहाँ आएगा, इम्पॉसिबल वर्ड आएगा पहले वाले में।
ठीक है। फिर सेकेंड वाले में ही लैक्स कॉम्पिटेंस, लैक्स कॉम्पिटेंस मतलब इसकी जगह लैक्स कॉम्पिटेंस का लिए कौन सा वर्ड आएगा, इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट आएगा। सेकेंड वाले सेंटेंस में इनकॉम्पिटेंट वर्ड आएगा। फिर थर्ड वाले में डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस का मतलब इम्पेशेंट, ठीक है। थर्ड वाले में इम्पेशेंट आएगा। फोर्थ वाले में दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टेंसेस, प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर होगा, ठीक है, इम्प्रॉपर। फिफ्थ वाले में ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, उसमें तो सेंसिटिविटी नहीं है, इसका मतलब इनसेंसिटिव, ठीक है। तो ये पांचों ब्लैंक्स में ये इस जगह ये वर्ड आ सकता है, ठीक है। पहले तो इनका ऑपोजिट लिखना है, तो आपने ये ऑपोजिट लिख लिया। फिर ऑपोजिट लिखने के बाद आपको देखना है कि इन सेंटेंसेस में ये शब्द कहाँ फिट होगा, ठीक है, पांचों सेंटेंसेस में। सो ये क्वेश्चन 4 तो आप करना अपनी नोटबुक में ही, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको आर्टिकल लगाने हैं, ए एन और द लगाना है क्वेश्चन 5 में। सो ए एन और द लगाना है। सो देयर वॉज वंस ब्लैंक प्ले, ब्लैंक प्ले मतलब अ प्ले, ठीक है। आर्टिकल होता है ना ए एन और द, वो लगाना है आपको। क्वेश्चन 5 में यूज ए एन और द। सो क्वेश्चन 5 देयर वॉज वंस अ प्ले, तो पहली वाली ब्रैकेट में अ आएगा। फिर सेकेंड which became very successful, blank famous actor, a famous actor. Third, in blank his role was that of, in the there was once a play which became very successful, a famous actor was acting in it. In blank play his role was that of blank in the role. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned in the castle, ठीक है, in a castle for 20 years. In blank last act मतलब in the last act of blank play, of the play, someone would come on blank stage, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to blank, to the prisoner, ठीक है, to the prisoner. Even though the aristocrat, यहाँ एन नहीं आएगा, एरिस्टोक्रेट के आगे एन नहीं आएगा, इवन दो है ना, इवन दो एन एरिस्टोक्रेट नहीं, इवन दो द एरिस्टोक्रेट। आपको ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा। आर्टिकल हाँ ऐसे होता है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन लगता है, पर हमेशा नहीं होता है। देखो यहाँ द लग रहा है। इवन दो द एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end, the letter, ठीक है। सो ये द का खास देखना, द मतलब किसी चीज पे भार दे के बोला जाता है ना, उसमें द लगता है, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो,
आपको पेज 67 का क्वेश्चन 6 करना है। पेज 67 का क्वेश्चन 6 आपको सर्कल करना है, ठीक है। सो पेज 67 क्वेश्चन 6 ए, वुड यू लाइक ब्लैंक एप्पल और ब्लैंक बनाना, दोनों में से चुनने हैं। एन, पहले वाले में एन आएगा और फिर ए आएगा, ठीक है। फिर बी, आई वुड लाइक ब्लैंक एप्पल प्लीज, आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज। सी, आपको चुनना है, सिर्फ सर्कल करना, ठीक है। आप लोग क्या करना, सर्कल करना। पेज 67 पे है। फिर ए बी, सॉरी सी नहीं, फिर से ए बी, ठीक है। ए बी के बाद फिर से ए बी है। फिर से टेक ब्लैंक रेड वन इन ब्लैंक फ्रूट बाउल, यू में टेक ब्लैंक ऑरेंज ऑल्सो, ठीक है। सो द और एन लगेगा, द और एन। टेक द रेड वन इन द फ्रूट बाउल, यू में टेक एन ऑरेंज ऑल्सो, ठीक है। फिर बी में कुछ नहीं, फिर ए, ब्लैंक वन बिसाइड ब्लैंक बनाना, ठीक है। द वन बिसाइड द बनाना, द, अच्छा इसमें अभी ओ एन ई वन है, व है ना, तो द लगेगा, ठीक है। एन की साउंड ए ई आई ओ की साउंड नहीं आ रही है। द वन बिसाइड द बनाना। अच्छा आर्टिकल्स भी मैं कभी सिखाऊंगी आपको ग्रामर में डिटेल में, अभी हम आपका ये खाली कंप्लीट कर लें, ठीक है। कभी हम सीखेंगे ग्रामर भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो इसकी एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट की, ठीक है। यहीं हम एंड करते हैं। सो हमने इस तरह से इसकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हेयर ओनली। पेज 68 पे क्वेश्चन 2 है, अगर वो पढ़ के कर पाओ तो करना, वरना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेज 68 पे क्वेश्चन 2 आपको करना है तो करना, वरना चलेगा, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर कंप्लीटली। The chapter is ending here. Read the whole chapter. It was an interesting story. You read it yesterday. Complete the exercise properly in good handwriting and send it to me on WhatsApp. चलें, thank you.